my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher Renu is here. और आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश लिटरेचर लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक रिटन बाय एनी फ्रैंक। बहुत ही ज्यादा फेमस डायरीज में से एक है एनी फ्रैंक की डायरी। हार्डली 16 इयर्स की ये लड़की थी और 16 इयर्स में ही इसकी डेथ हो गई। और इसकी डायरी बहुत ज्यादा एक फेमस हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जिसे कह सकते हैं। और इसने बहुत ही अच्छे तरीके से इतनी परेशानियों से जूझने के बाद भी इसने इतने अच्छे तरीके से उस डायरी को मेंटेन किया। लेकिन एनी फ्रैंक की डेथ के बाद सिर्फ उसकी फैमिली में उसके फादर बचे थे, ऑटो फ्रैंक, और उन्होंने बाद में अपनी बेटी की डायरी को पब्लिश कराया। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये कि नाजी जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है ये। और नाजियों ने जो अनडिजायर्ड रेसेस थी, जो कि थोड़ी उनकी पसंद में ना आने वाली जो जातियां थी, जैसे कि ज्यूज यहूदी, उन लोगों को मौत के घाट उतारने का फैसला लिया था। तो जो एनी फ्रैंक है, उसकी फैमिली और एनी फ्रैंक, ये लोग ज्यूइश हैं। उस समय कम से कम 6 मिलियन ज्यूज को ये समझिए कि मौत के घाट उतारा गया था। और इट इज कॉल्ड हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मीनिंग होता है एक प्रलय सी आ गई थी ज्यूइश लोगों के लिए। यहाँ पर एनी फ्रैंक और उसकी फैमिली जब जैसे ही जर्मनी में नाजी की ताकतें बढ़ने लगी तो उन्होंने यहूदियों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो एनी फ्रैंक और उसकी फैमिली एम्स्टर्डम भागकर आ गई। और यहाँ पर उसके फादर का जो प्रीवियस ऑफिस था, उसके अपार्टमेंट में एक शेल्फ थी, शेल्फ के पीछे एक अपार्टमेंट सा बना था, उसके पीछे उन्होंने 2 इयर्स गुजारे। लेकिन किसी तरह वह लोग पकड़े गए और तब उन्हें एक एनी फ्रैंक और उसकी मदर को, उन लोगों को जिस कैंप में भेजा गया, वहां पर पहले डॉक्टर ने ये चेक किया कि कितने लोग जो है वो हार्ड लेबर कर सकते हैं। उनमें से 350 लोग ऐसे थे जो कि हार्ड लेबर करने लायक ही नहीं थे। उन लोगों को गैस चैम्बर में बंद करके और उनको मार दिया गया। इट वॉज रियली अ मर्डर। ये एक तरह की हत्याएं थी। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू टेल यू कि एनी फ्रैंक बहुत ही छोटी टीनेजर थी और कैसे उसने अपनी डायरी को मेंटेन किया, इसकी स्टार्टिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर। Anneliese Mary Annie Frank, 12 June 1929, February or March 1945, birth 1929 और death 1945, was a German। वो एक जर्मन थी, बोर्न ज्यूइश गर्ल और यहूदियों के परिवार से संबंधित थी। Who wrote while in hiding। उन्होंने ये डायरी तब मेंटेन की जब वह एक जगह पर छुपी हुई थी। With her family, अपने परिवार के साथ, and 4 friends in Amsterdam, और उनके साथ उनके 4 और अलग लोग थे, उनके मित्र ही कहिए, एम्स्टर्डम के अंदर छुपे हुए थे ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और जब जर्मनी ने नेदरलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया था द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। हर फैमिली had moved to Amsterdam। उसका परिवार बचकर एम्स्टर्डम चला गया था। आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। और जब नाजियों की ताकत जर्मनी के अंदर बढ़ने लगी तब उनकी पूरी फैमिली जो है वो भागकर एम्स्टर्डम चली गई थी। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स। लेकिन वह पकड़े गए जब नाजियों की ताकतें नीदरलैंड में बढ़ गईं।
as persecutions against the Jewish population increased, और उनके ऊपर जो अत्याचार थे जर्मनी में नाजी के वो बढ़ते चले गए. द फैमिली went into hiding in July 1942, और उनका पूरा परिवार कब जाकर के छुपा था? 1942 में उनका पूरा परिवार जो है वो जाकर के छुप गया था. और फिर उसके बाद क्या हुआ? इन हिडन रूम्स, छुपे हुए कमरों में, इन हर फादर, उसके फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग के अंदर, पुरानी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जाकर वह छुप गए थे. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड. 2 साल तक छुपे रहने के बाद उनके पूरे ग्रुप को किसी ने धोखा दे दिया. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, और जहां पर कैंप के अंदर कंसंट्रेशन कैंप था जहां पर सभी ज्यूइश लोगों को, यहूदियों को रखा गया था, वहां उन्हें भी भेज दिया गया. वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक. और उन दिनों में जो है बर्जन बेल्सन के अंदर, उन्हीं दिनों के भीतर एनी फ्रैंक जो थी वो टाइफस नाम की बीमारी से मर गई. उनकी सिस्टर का नाम है मार्गोट फ्रैंक, फादर का नाम है ऑटो फ्रैंक, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. और उनकी सिस्टर और एनी दोनों ही मारे गए थे, सिर्फ उनके पिता ऑटो फ्रैंक ही बचे थे. रिटर्न टू एम्स्टर्डम, और बाद में वह एम्स्टर्डम वापस आए आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध खत्म हो गया. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और उन्होंने पाया कि उसकी जो डायरी थी एनी फ्रैंक की वो बिल्कुल सुरक्षित थी. और तब उन्होंने क्या किया कि डायरी को उन्होंने उस डायरी को जो है वो कन्विंस्ड that it was a unique record. उन्हें विश्वास हो गया था कि एनी फ्रैंक की डायरी ही एकमात्र अद्भुत ऐसा रिकॉर्ड था. he took action to have published it, और उन्होंने इसे प्रकाशित करने का काम लिया इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. और इंग्लिश में उसको पब्लिश करने का जो है उन्होंने एक्शन लिया और इसका नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday. Annie Frank को ये डायरी उसके 13वें जन्मदिन पर दी थी. And chronicles the events of her life. Chronicles का मीनिंग होता है एक के बाद एक घटनाएं, क्रम से घटनाएं. उसने अपनी लाइफ की 12 जून से लिखनी शुरू की थी 1942 से, until the final entry of 1st August 1944, और उसकी अंतिम एंट्री जो है वो 1st August 1944 को हुई. It was eventually translated from its original Dutch into many languages, और ये ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसको बहुत सारी भाषाओं में कन्वर्ट किया गया. and became one of the world's most widely read books, और ये संसार की बेस्ट सेलर बनी, सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब बनी. There have also been several films, television and theatrical productions, और इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी, टेलीविजन के ऊपर और थिएटर के बहुत सारी प्रोडक्शंस भी इस पर हुई. एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और यहाँ तक कि म्यूजिक की फॉर्म में भी इस डायरी के सारे इवेंट्स को ढाला गया. ओपेरा क्या होता है बेटा? म्यूजिक होता है, और म्यूजिक के जरिए पूरी डायरी को उभारा गया था. Described as the work of a mature and insightful mind, ऐसा लगता था जैसे कि एक बहुत ही व्यस्क और दूरदर्शी दिमाग का ये काम था. डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, और डायरी जो है बहुत ही करीब से निरीक्षण करती थी हमारी जिंदगी का, उसकी जिंदगी का निरीक्षण करती थी अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजी लोगों ने नेदरलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया. Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims, और Annie Frank एक बहुत ही जानी मानी और प्रतिष्ठित और जिस पर विचार विमर्श किया जाता है. हॉलोकॉस्ट विक्टिम का मतलब उस प्रलय की शिकार बन गई. Why it is called Holocaust? Because 6 million Jewish were brutally killed by Nazis. That's why it is called Holocaust, एक तरह की प्रलय. Now I am going to start the lesson.
Yes, come to the lesson, come to the explanation. Now, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. डायरी लिखना वाकई एक अद्भुत एक्सपीरियंस अनुभव था मेरे जैसे किसी के लिए. Not only because I have never written anything before, और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मेरे जैसे ने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, क्योंकि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और विशेष रुचि लेगा एक 13 साल की लड़की के, स्कूल की लड़की के विचारों को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा. ओ वेल इट डज नॉट मैटर. ओहो ये तो कोई बात नहीं है. आई फील लाइक राइटिंग. मुझे तो लिखने का मन किया. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और मेरे अंदर तो मुझे जरूरत थी, थिंग्स ऑफ माई चेस्ट का मतलब कि मेरी दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरी चेस्ट के अंदर जो जो भी राज भरे हुए हैं मैं उनको खोलना चाहती हूँ और मैं उन राज को जो है वो बिखेरना चाहती हूँ, सबको सुनाना चाहती हूँ. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. कागजों में ज्यादा धैर्य होता है बजाय लोगों के. वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कि इसको एक्सप्लेन करिए. कागजों के अंदर लोगों से कहीं ज्यादा धैर्य क्यों होता है? क्योंकि लोग एक बार बात को सुनते हैं, उनमें धैर्य नहीं होता और वे दूसरे लोगों को जाकर बता देते हैं. लेकिन कागजों में क्या होता है, आप कुछ भी लिखते जाइए, दे डोंट कंप्लेन, दे डोंट इवन बैकबाइट. ना तो वे आपकी पीछे से आपकी बैकबाइटिंग करेंगे, चुगलियां करेंगे, बस सिर्फ दे डाइजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू राइट ऑन द पेपर. जो भी आप कागज के ऊपर लिखेंगे वो उसको हजम कर लेंगे. ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. I thought of this saying on one of those days. मैं इस विचार के बारे में उन दिनों से सोचती हूँ when I was feeling a little depressed, जब मैं थोड़ी सी ज्यादा डिप्रेस थी, तनाव में भरी थी. And was sitting at home with my chin in my hands, और अपनी ठोडी को अपने हाथ पर रखकर बोर्ड एंड लिस्टलेस और बिल्कुल ऊब करके, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर ना कोई रुचि थी ना ही कोई ऊर्जा. मैं इस तरीके से अपने घर में तनाव के साथ, तनाव सहित मैं बैठी हुई थी, बिल्कुल बोर होकर अपनी ठोडी के ऊपर के नीचे अपने हाथों के ऊपर अपनी ठोडी को रखकर मैं बैठी हुई थी अपने घर में. वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. सोच रही थी घर पर रहूं कि बाहर जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. और मैंने फिर अंत में ये सोचा, ब्रूडिंग मीनिंग टू थिंक हार्ड, बहुत ज्यादा सोचा कि मैं जहां हूं मुझे वहीं रहना चाहिए. इट मीन्स दैट शी वाज स्टेइंग एट होम एंड फाइनली शी डिसाइडेड दैट शी शुड स्टे एट होम. नाउ यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. हाँ, कागजों में होता है ज्यादा धैर्य. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, और मैं नहीं योजना बना रही हूं कि ये पक्की पीठ वाली ऐसी नोटबुक की कोई पढ़े. मैं ऐसी योजना नहीं बना रही हूं कि मेरी डायरी को कि कोई व्यक्ति पढ़े. ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसे मैं बड़ी शान से डायरी कहकर बुलाती हूं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई इसको पढ़े. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तब तक कि कोई ना पढ़े जब तक कि मैं एक सच्चा मित्र नहीं ढूंढ लेती. What does it mean? That the girl who is writing the diary, she does not have any real and trustworthy friend. उसकी विश्वसनीय कोई मित्र नहीं है. It probably won't make a big difference. इससे शायद कोई अंतर तो नहीं पड़ता, कोई फर्क तो नहीं पड़ता. Now I am back to the point that
prompted me to keep a diary in the first place। और मैं वापस अपने पॉइंट पर आती हूं कि किस चीज ने मुझे प्रोत्साहित किया डायरी लिखने के लिए सबसे पहले। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। और सबसे बड़ी बात है कि मैं डायरी इसलिए लिखना चाहती हूं क्योंकि मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। अब मैं वापस उसी पॉइंट पर आती हूं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। मैं आपको और ज्यादा स्पष्ट कर देती हूं। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट। और वाकई मैं अकेली हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। और मेरे बहुत ही प्यारे माता पिता हैं। 16 साल की मेरी एक छोटी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली। मेरा परिवार भी है। सीम टू हैव एवरीथिंग। मेरा परिवार भी है। लविंग आंट्स हैं एंड अ गुड होम। बड़ी प्यारी आंटियां हैं, एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। नहीं, इस आधार पर तो मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। बजाय सिर्फ एक मेरे पास एक सच्ची मित्र नहीं है, बाकी मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स। और जो कुछ भी मैं सोचती हूँ जब मैं अपनी दोस्तों के साथ होती हूँ, इज हैविंग अ गुड टाइम। जब मैं उनके साथ एक अच्छा समय बिता रही होती हूँ, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग। और मैं तब अपने आप को उनसे बहुत कुछ नहीं कह पाती। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, सिर्फ रोजमर्रा की साधारण बातें ही कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। मुझे नहीं लगता कि मैं उनके बहुत नजदीक हूं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और यही तो समस्या है। मे बी इट इज माई फॉल्ट। हो सकता है ये मेरा दोष हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड का मीनिंग होता है किसी में पर्सनली, प्राइवेटली किसी के अंदर विश्वास रखना। और शायद वी डोंट सीम टू एबल टू गेट माई एनी क्लोजर। और मुझे लगता है मैं उनके बहुत नज़दीक नहीं हूँ। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। यही तो समस्या है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट। हो सकता है ये मेरा दोष हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। शायद हम एक दूसरे में विश्वास जता ही नहीं पाते। इन एनी केस, किसी भी रूप में। दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर। यही वो सब चीज़ें थीं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और दुर्भाग्य से इन चीजों को बदला भी नहीं जा सकता था। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही कारण था कि मैंने डायरी लिखनी शुरू की। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। और इस लंबे समय से मैं एक मित्र जिसका इंतजार कर रही थी, जिसकी छवि का, कि उसका कैसा चित्र होगा, उसकी छवि को बढ़ाने के लिए इन माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना में उस लंबे समय से बनाई हुई मित्र की छवि को बढ़ाने के लिए आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। और मैं नहीं चाहती कि मैं जॉट डाउन, मीनिंग होता है टू राइट डाउन, कि मैं कुछ सच्चाइयाँ डायरी में लिखूं द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि बहुत सारे लोग अक्सर किया करते हैं डायरी लिखते समय। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल द फ्रेंड किटी। और मैं चाहती हूँ कि ये मेरी डायरी जिसे मैं मित्र बुलाती हूँ, वह उसका नाम मैं रखूँ किटी। नाउ फॉर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वी विल डिस्कस लेटर बेटा। Since no one would understand a word of my stories to Kitty। और कोई भी व्यक्ति
Since no one would understand a word of my stories to Kitty, और क्योंकि कोई भी समझ नहीं पाएगा एक भी शब्द उन कहानियों को जो मैंने किटी के अंदर लिखी, इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं सीधा सीधा उसमें कूद पड़ूं लिखने के लिए तो कोई भी मेरी कहानियों को समझ नहीं पाएगा. आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, और मुझे अपनी जिंदगी का एक छोटा सा ब्रीफ स्केच अपनी जिंदगी का लिखना होगा. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता सबसे प्यारे पिता हैं जितने लोगों को मैं जानती हूँ. डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, और उन्होंने उनसे तब तक शादी नहीं की जब तक कि वह 36 के नहीं हो गए और मेरी मदर 25 की थी. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany, और मेरी सिस्टर मार्गोट का जन्म हुआ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में. I was born on 12 जून 1929, और मेरा जन्म हुआ 12 जून 1929 को. I lived in Frankfurt until I was 4, और मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही जब तक कि मैं 4 साल की नहीं हो गई. My father emigrated to Holland in 1933, और मेरे फादर हॉलैंड में 1933 में चले गए. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी मदर जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था, वेंट विद हिम टू हॉलैंड, वह भी उनके साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में. While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, और मुझे और मार्गोट को मेरी दादी माँ के यहाँ आचेन में रहने भेज दिया गया. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट जो थी वो दिसंबर में हॉलैंड गई. एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गई. When I was plunked down on the table, plunked down का मीनिंग कैजुअल वे में किसी को रख देना, और जैसे ही मुझे टेबल पर रखा गया इस एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और मेरा जन्म जो था वो मार्गोट के जन्मदिन का तोहफा था. I started right away at the Montessori Nursery School, और मुझे जल्दी ही Montessori Nursery School में भर्ती करा दिया गया. I stayed there until I was 6, और मैं वहाँ तब तक रही जब तक कि मैं 6 साल की नहीं हो गई. At which time, और उस समय I started in the first form, मैंने पहली कक्षा से शुरू किया. In the 6th form my teacher was Mrs. Kupiras, और जब मैं 6th स्टैंडर्ड में आई तो मेरी टीचर थी मिसेस कुपिरस, द हेड मिस्ट्रेस, और वह हेड मिस्ट्रेस भी थी. एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, और वर्ष के अंत में हम दोनों की ही आंखों में आंसू थे. एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और मैंने उनसे दिल को तोड़ने वाली विदाई ली. इन द समर ऑफ 1941, और 1941 की गर्मियों में ग्रैंड मा फेल इल, मेरी दादी बीमार हो गई. एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन कराया गया. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, और मेरा जो जन्मदिन था वो छोटे से सेलिब्रेशन के साथ में गुजर गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और मेरी दादी जनवरी 42 में उनकी डेथ हो गई. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता था कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ. एंड स्टिल लव हर, और मैं उन्हें अभी भी बहुत प्यार करती थी. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, और मेरे जो जन्मदिन का मनाना था 1942 में, वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, वो मेरे पिछले जन्मदिन को पूरा करने के उद्देश्य से मनाया गया था. एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और मेरी बाकी की मोमबत्तियों के साथ दादी माँ के लिए भी एक मोमबत्ती जलाई गई. The four of us are still doing well, हम चारों के चारों अभी भी अच्छा कर रहे थे. चारों कौन? ऑटो फ्रैंक, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मार्गोट फ्रैंक और एनी फ्रैंक.
And that brings me to the present date of 20 जून 1942 और तब से उस समय ने मुझे इस वर्तमान तारीख पर ला खड़ा किया जो कि 20 जून 1942 है। एंड द solemn डेडिकेशन टू माई डायरी, मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपनी डायरी के लिए समर्पित कर दिया। Dearest Kitty, now she started writing diary. Dearest Kitty, our entire class is quacking in its boot. Quacking का मीनिंग होता है डर से जूते कांपना, पैर कांपना, नर्वस होना। हमारी पूरी क्लास के जूते पैर कांप रहे थे। The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. क्योंकि आने वाली मीटिंग में ये डिसाइड करना था टीचर्स ने कि कौन अगली क्लास में भेजा जाएगा और किसको पीछे ही रोक लिया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास शर्तें लगा रही थी। GN एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us. GN जो कि मेरी फ्रेंड है और मैं, हम दोनों हंस रहे थे उन दो मूर्ख लड़कों के ऊपर जो कि हमारे पीछे बैठे थे। CN एंड जैक्स, उनका नाम है CN और जैक्स, who have started their entire holiday savings on their bet, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की जो सेविंग थी वो शर्त पर लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, और सुबह से रात तक। इट इज, बस यही चल रहा था। यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, कि तुम पास हो जाओगे मैं नहीं होऊंगा, हाँ तुम हो जाओगे मैं नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस, यहाँ तक कि मेरी जो फ्रेंड है जी उसने सख्त नज़रों से उन लड़कों को देखा। एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम देम डाउन, और मेरे जोर से गुस्से से चिल्लाने के बाद भी वे दोनों लड़के शांत नहीं हुए। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मैनी डमीज, डमीज का मीनिंग होता है फूल। और अगर आप मुझसे पूछें तो हमारी क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे मूर्ख हैं दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, और 1/4 क्लास को कम से कम उसी क्लास में फॉर्म में रोक देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर्स इस धरती के ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ना, I am not so worried about my girlfriends and myself. मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में और अपने बारे में ज़रा सी भी चिंतित नहीं थी। We will make it. हम सब पास हो जाएंगे। The only subject I am not sure about is maths. और सिर्फ एक सब्जेक्ट जिसके अंदर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था और वह था मैथ्स। Anyway, all we can do is वेट, और क्या हम सब क्या कर सकते थे, सिर्फ अपने रिजल्ट का इंतजार। Until then we keep telling each other not to lose heart, और तब तक के हम एक दूसरे से कहते रहे अपने मन को छोटा मत करो। I get along pretty well with all my teachers. मैं अपने सभी टीचरों के साथ बहुत ही अच्छी थी। There are 9 of them. वहाँ पर 9 टीचर्स थे, 7 men and 2 women. 7 आदमी और 2 औरतें। Mr. Keesing, the old foggy meaning old fashioned people, जो कि बहुत पुराने विचारों के थे। Mr. Keesing, who teaches maths, जो कि हमें मैथ्स पढ़ाते थे, was annoyed with me for ages. युगों से वो मुझसे बड़े ही दुखी थे। Because I talked too much, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। After several warnings, he assigned me extra homework. बहुत सारी चेतावनियां देने के बावजूद भी उन्होंने मुझे बहुत चेतावनियां दी, लेकिन मैं नहीं मानी, बोलना बंद नहीं किया, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। An essay on the subject, a chatter box, और एक ऐसे लिखने के लिए उन्होंने मुझे दिया और उसका नाम था a chatter box, एक बातूनी। A chatterbox, what can you write about that? एक बातूनी के लिए आप क्या इससे लिख सकेंगे? I would worry about that later. ठीक है, इसकी चिंता तो मैं बाद में करूंगी। I decided, I jotted down the title in my notebook. और उन्होंने जो मुझे पनिशमेंट दी, मैंने अपनी नोटबुक के अंदर ये टाइटल लिख लिया।
एंड टग इट इन माई बैग, और अपने बैग में रख ली नोटबुक, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और उस शाम जब मैंने अपना बाकी का बचा होमवर्क पूरा कर लिया, द नोट अबाउट द एस्से कॉट माई आई, और उस एस्से के ऊपर चैटर बॉक्स पर मेरी नजर गई। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen, और मैंने उस विषय पर सोचना शुरू किया अपने पेन का ऊपरी हिस्सा चबाते हुए। Anyone could ramble on, और ramble का मतलब होता है बीच में जगह छोड़ना, लिखते वक्त लाइनें छोड़ देना। Anyone could ramble on the and leave big spaces between the words, कोई भी व्यक्ति ऐसे विषय पर ऐसे लिखते हुए बहुत सारी लाइनें छोड़ेगा, बीच बीच शब्दों के अंदर जो है वो बहुत सारी जगहें छोड़ देगा। बट the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking, लेकिन मैंने बड़ी ही चतुराई से, चालाकी से विश्वास करने वाले तर्क दिए जिसमें यह सिद्ध किया कि बोलना एक जरूरी चीज है, एक आवश्यकता है। I thought, मैंने सोचा और सोचा, and suddenly I had an idea, अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। I wrote the 3 pages, मैंने 3 पेजेस लिखे। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, और जो कि मिस्टर कीजिंग ने मुझे काम दिया था। आई चैटर बॉक्स पर मैंने 3 पेजेस लिखे, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और उसे पढ़कर मिस्टर कीजिंग जो थे बहुत ही संतुष्ट हो गए। आई आर्गुएड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने उनसे इस बात पर तर्क रखा, बहस की कि बोलना छात्रों का एक गुण होता है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस चीज को कंट्रोल में रखूं। किस चीज को? बोलने को। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस आदत का उपचार नहीं कर पाई। सिंस माई मदर टॉक्ड सो मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, और मेरी मदर बहुत ज़्यादा बोला करती थी एज आई डिड इफ नॉट मोर, अगर मैं ज़्यादा नहीं बोलती तो मैं बिल्कुल अपनी मदर के, क्योंकि जितने भी ट्रेड्स होते हैं बच्चों के वो अपने पेरेंट्स से ही वो लेते हैं, तो मैं अपनी मदर पर गई थी। मेरी मदर बहुत बोलती थी तो मैं भी बहुत बोलती हूँ। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं जो कि वो गुण जो हम अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं, और इन अपने पेरेंट्स से प्राप्त किए गुणों का मैं क्या करूं? भाई वो गुण तो मुझ में आने ही आने हैं। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, और मेरे तर्क पर मिस्टर कीजिंग को बहुत हंसी आई। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन अगले ही लेसन में जिस तरीके से मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाया, ही असाइन मी अ सेकेंड एस्से, उन्होंने मुझे एक और पनिशमेंट के रूप में एक और एस्से लिखने के लिए दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन, और इस बार वो माना गया एस्से का टाइटल था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मीनिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसी बातूनी लड़की जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। आई हैंडेड इट इन, मैंने इसे हाथ में लिया, एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मिस्टर कीजिंग ने अगले 2 लेसनों में कोई भी शिकायत नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन he would finally had enough, and और अगले लेसन में अंतिम रूप से जरूरत से ज्यादा हो गया। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, एनी फ्रैंक, क्लास में बहुत ज्यादा बोलने के लिए तुम्हें सजा मिलती है। राइट एन एसे एंटाइटल्ड, और एक एसे और लिख के लाओ जिसका शीर्षक है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। क्वैक होती है बत्तख की आवाज। ओके नाउ यस, यू पीपल कैन सी कैसे यानी फ्रैंक को जो मिस्टर कीजिंग है कैसे वर्क दे रहे हैं, एंड द होल क्लास दे ऑल आर लाफिंग। द क्लास रोयड, पूरी क्लास दहाड़ मारकर हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंस पड़ी। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, हालांकि अब मैं थक चुकी थी। अब मेरी ingenuity का मीनिंग ओरिजिनलिटी लिखने की समाप्त हो गई थी। इस टॉपिक के ऊपर बातूनी पर लिखने की जो मेरी एक क्षमता थी, कैपेसिटी थी, वो अब खत्म हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, ये समय था अब किसी और रूप में लिखने के लिए। समथिंग ओरिजिनल, कोई चीज बिल्कुल वास्तविक
वास्तविक। माई फ्रेंड सेन हु इज गुड एट पोइट्री, मेरी फ्रेंड्स जिसका नाम सेन है वे कविताएं लिखने में बहुत अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स, और उसने मुझे निमंत्रण दिया कि मैं इस एसे को शुरू से अंत तक कविता की फॉर्म में लिखूं। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, उसकी ये ऑफर सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की थी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। इस उपहासपूर्ण, इस मूर्खता भरे विषय को देखकर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। बट आई would make sure the joke was on him, पक्का विश्वास है कि ये मजाक मैं उनके ऊपर डालूंगी। I finished my poem, मैंने अपनी पोम को ख़त्म किया। and it was beautiful, ये बहुत सुंदर पोम बनी थी। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings, और ये पोम थी बत्तख माँ और हंस पिता के बारे में जिनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। who were bitten to death by the father, और उनकी फादर ने उन्हें काट काट कर मार डाला। क्यों? क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें काट काट कर मार डाला। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और मेरा सौभाग्य था मिस्टर कीजिंग ने मेरे उस मजाक को सही तरीके से लिया। ही रेड द पोअम टू द क्लास, और उन्होंने उस पोअम को क्लास के अंदर पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स को भी उन्होंने उसमें ऐड किया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, उन्होंने बाकी की कक्षाओं में भी मेरी इस पोअम को पढ़कर सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे अनुमति मिल गई क्लास में बात करने की। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद से मुझे और कोई अलग से अतिरिक्त होमवर्क नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेक जोक्स दीज डेज, और मिस्टर कीजिंग भी अब इन दिनों बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। योर्स एनी, और ये जो एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है वो लिया है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एंड विद स्लाइट एडेप्टेशन, थोड़े से अंतर के साथ ये एनी फ्रैंक की डायरी से लिया गया है। तो आपने देखा कि ये एक 14 to 16 ईयर ओल्ड गर्ल कितना बढ़िया जिसने डिस्क्रिप्शन दिया है, और इसमें उसने एनालॉजी को यूज़ किया है। एनालॉजी का मीनिंग होता है कि हम डिस्क्रिप्शन किसी और का कर रहे हैं और हम बता किसी और के बारे में रहे हैं। मीनिंग उसने डक्स के बारे में कहा, और ये जो फादर स्वान है, और ये फादर स्वान कौन है? मिस्टर कीजिंग है, और 3 डकलिंग्स कौन है? चिल्ड्रन है। तो दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। और ये जो एनी फ्रैंक है, ये बहुत आपको अच्छे से पता है कि इसकी डायरी इतनी फेमस है, ये एक बेस्ट सेलर बुक है। ओके, नाउ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिससे मेरे वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी पेशेंटली। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।